Hello everyone, this is Mayank Sharma and heartfelt welcome to my channel Study Planet. In today's video, I shall be talking about comparison based literary devices जहाँ पर हम स्टडी करेंगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी एंड इल्यूशन। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूँगा सिर्फ सिमिली और मेटाफर की, और अगली वीडियो में मैं बात करूँगा पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी एंड इल्यूशन। इन सभी को मैंने अलग अलग इसीलिए रखा है सो दैट यू मे अंडरस्टैंड ऑल दीज पोइटिक डिवाइसेस इन अ वेरी वेल मैनर, और आपको इन सभी में डिफरेंस क्रिएट करना आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को कवर ही नहीं करना है, चीज़ों को डीपली समझना भी है। उनको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है ना, उनको किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस रहेगा सिमिली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। अब इसकी एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट और डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। जैसे कि सिमिली में भी हमें कंपैरिजन देखने को मिलती है और मेटाफर में भी कंपैरिजन देखने को मिलती है, बट द वे ऑफ कंपैरिजन इज़ डिफरेंट। उन दोनों में आपने छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो दोनों में कंपैरिजन होगी वो अलग तरीके से होगी। अब सिमिली में अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पे हमेशा आपको लाइक और एज वर्ड का यूज़ मिलेगा जब भी कंपैरिजन को आप देखेंगे। कहीं भी कभी भी आप एग्ज़ाम में कहीं भी आपके पास ऐसा कोई कंपैरिजन बेस्ड सेंटेंस आ जाए और वहाँ पे आपको पोएटिक डिवाइस बतानी पड़े और वहाँ पे लाइक और एज का यूज़ हो रहा है, तो ये मान के चलिए हमेशा कि देयर इज़ ओनली सिमिली। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो रॉबर्ट बर्न्स की पोएम का लिया है। रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटिश पोइट हैं और रॉबर्ट बर्न्स को स्कॉटलैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। तो इनकी एक पोएम है अ रेड रेड रोज़। इसका मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, ही इज़ कंपेयरिंग हिज लव विद रेड रोज़। बाय मेकिंग कंपैरिजन ही इज़ शोइंग द ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ हिज लव। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड लाइक का यूज़ है, तो ये क्या है यहाँ पे सिमिली। तो इसी तरीके से जब भी आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगी एंड द वर्ड लाइक और एज दे आर, ये की मीन्स लाइक और एज इज़ यूज्ड, देन डेफिनेटली देयर इज़ सिमिली। अब बात करते हैं मेटाफर की, रूपक अलंकार। तो मेटाफर में आपको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे आपको लाइक और एज नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो मतलब डायरेक्ट हम सीधा कंपेयर कर देंगे। जैसे हम उसमें सिमिली में क्या कहते हैं कि ये चीज़ इसके जैसी है, ये बच्चा फूल की तरह कोमल है, और हम उसी को अगर मेटाफर में यूज़ करेंगे उसी सेंटेंस को, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा फूल है। सीधा एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना दिया। तो मेटाफर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज़ अनदर। जैसे एक चीज़ मतलब ये चीज़ है, जैसे एक बच्चा फूल है, मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि द चाइल्ड इज़ डेलिकेट लाइक अ फ्लावर। एक फ्लावर की तरह डेलिकेट है, सॉफ्ट है। अगर हम ये कहेंगे कि द चाइल्ड इज़ सॉफ्ट लाइक अ फ्लावर, तो होगा सिमिली। अगर हम डायरेक्ट तरीके से कहेंगे कि द चाइल्ड इज़ फ्लावर, तो वो होगा मेटाफर। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसका एक्ट 5 सीन 5 में ये लाइन आती है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। ये सलीलकवी है मैकबेथ की, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, वो यहाँ पे ये चीज़ कहता है कि मतलब अपनी लाइफ से परेशान होकर और डिसइल्यूशनड होकर, डिस्ट्रेस्ड होकर वो ये कहता है कि लाइफ कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ नथिंग, इट इज़ कम्प्लीटली फ्लीटिंग, इट इज़ कम्प्लीटली इम्परमानेंट। बिल्कुल इम्परमानेंट है, फ्लीटिंग है, लाइफ का कुछ मतलब लाइफ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मॉर्टल है, देयर इज़ मोर्टेलिटी इन द लाइफ, या कि द नेचर ऑफ द लाइफ इज़ फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड। तो वो कहता है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, जो हमारी लाइफ है एक वॉकिंग शेडो की तरह है। अगर वो ये कहता कि लाइफ इज़ लाइक अ वॉकिंग शेडो, तब तो सिमिली होता, लाइक और एज अगर हम यूज़ करते। तो वो डायरेक्ट तरीके से ये कह रहा है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटाफर। अब जो मेटाफर है उसको
और इजी तरीके से समझने के लिए इसको अलग अलग टाइप्स में भी बांटा गया है। तो हमारा पहला टाइप है स्टैंडर्ड मेटाफर। अब स्टैंडर्ड मेटाफर क्या होता है, जिसमें बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से कंपैरिजन की जाती है। मतलब अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कंपैरिजन अलग अलग तरीके से की जाती है, सिमिली में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और मेटाफर में इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे स्टैंडर्ड है, इम्प्लाइड है, मिक्स्ड है, डेड मेटाफर है, अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो स्टैंडर्ड मेटाफर इस मतलब है डायरेक्ट मेटाफर, जिसमें हम डायरेक्ट तरीके से कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे कि टाइम इज़ अ थीफ, टाइम एक चोर है, ठीक है ना। जैसे चोर है, और मतलब जैसे चोर का जो नेचर होता है वो भागने का होता है, वो कभी भी एक जगह स्टेबिलिटी से रह ही नहीं सकता। तो इन द सेम मैनर टाइम इज़ ऑलवेज पासिंग, इट इज़ फ्लीटिंग इन नेचर लाइक अ थीफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्प्लाइड मेटाफर। इम्प्लाइड मेटाफर का मतलब होता है जहाँ पर आपकी जो कंपैरिजन है वो आपको मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती। कंपैरिजन तो हो रही है, मेटाफर तो वहाँ पे हो रहा है यूज़, पर इट इज़ इनडायरेक्ट। जैसे कि द कंपैरिजन इज सजेस्टेड बट नॉट क्लियरली स्टेटेड, बट जैसे पहले वाले में था टाइम इज़ थीफ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेटाफर है, टाइम को थीफ बोला गया है। पर इम्प्लाइड में क्या है, इम्प्लाइड में कंपैरिजन तो हो रही है बट इट इज़ इनडायरेक्ट फॉर्म, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है। जैसे आप ये ध्यान से पढ़िए लाइन, ही बाक्ड कमांड्स एट द न्यू एम्प्लॉयज़, एक बॉस के बारे में बात हो रही है। एंड द बॉयज़ इज़ वेरी एग्रेसिव बाय टेम्परामेंट बाय नेचर, और वो एंग्रीली अपने एम्प्लॉयज़ को कमांड दे रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल अपने मतलब एक बिल्कुल अपने आपे से बाहर होके, बिल्कुल गुस्से में, एक इन्फ्यूरियस होकर, क्लियर। ही बाक्ड, अब बाक किसके लिए यूज़ होता है, अगर ये होता कि ही पास्ड कमांड्स, ही कन्वेड कमांड्स, ही गेव कमांड्स, फिर तो सिंपल तरीके से ही होता, फिर तो सिंपल बिल्कुल एक प्लेन तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात बाकिंग की हो रही है, और बाक करता कौन है, डॉग। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मेन जो कैरेक्टर है जो बोल रहा है, उसकी कंपैरिजन इनडायरेक्टली किससे हम कर रहे हैं, डॉग के साथ, कि उसके एग्रेसिव नेचर को देख के, उसके वायलेंट नेचर को देख के, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से कमांड कर रहा है कि वो अपने आपे में नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर। तो यहाँ पर ही बाक्ड कमांड्स एट द न्यू एम्प्लॉयज़, कंपैरिजन हो रही है पर यहाँ पे क्लियर नहीं है, पर समझ ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं हम इम्प्लाइड मेटाफर। अब आ गया हमारा एक्सटेंडेड मेटाफर। अब एक्सटेंशन से बना है एक्सटेंड, मतलब जो वर्ड एक्सटेंशन से बना है एक्सटेंडेड। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो यहाँ जो मेटाफर एक लाइन से दूसरी तीसरी मतलब 2-3 लाइनों में इकट्ठा या पूरी की पूरी टेक्स्ट में फैला हुआ होता है, उसे हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। जैसे कंपैरिजन दैट कंटिन्यूस ओवर सेवरल लाइंस और इंटायर टेक्स्ट, या तो पूरी की पूरी पोयम में एक लाइन से दूसरी लाइन में पास ऑन हो रहा है, मतलब लाइन टू लाइन वो पास ऑन हो रहा है, उसे हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में क्या पढ़ा था, एक लाइन में था, जैसे टाइम इज़ थीफ, और उससे पहले वाले एग्जांपल में जो भी हमने पढ़ा था व्हाट्सएवर, तो वहाँ पे एक लाइन में ही था। अगर आपका मेटाफर फैला हुआ है, एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है, दूसरी से तीसरी, या पूरी की पूरी टेक्स्ट में फैला हुआ है, तो उसे हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। इसके लिए एमिली डिकिंसन की पोयम में से एग्जांपल लिया हुआ है। पोयम का नाम है होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है होप इज़ द थिंग विद फेदर्स, यहाँ पे होप को बर्ड बनाया हुआ है, एक पक्षी से कंपैरिजन की हुई है। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स दैट परचेस इन द सोल, कि जो हमारी आत्मा में बैठी हुई है। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा भी हुआ है, थ्रू आउट द पोयम होप इज़ कंपेयर टू अ बर्ड। होप को एक बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, दैट लिव्स विद इन पीपल एंड कंटिन्यूस सिंगिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पे जो पोयम है, इसका जो सेंट्रल थीम है वो होप के ऊपर बेस्ड है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड है, कि मतलब होपफुलनेस के ऊपर। तो होप इज़ द थिंग विद फेदर्स, और फेदर किसके होते हैं, बर्ड के होते हैं। यहाँ पे होप को किससे कंपेयर किया गया है, बर्ड से। देखो नेक्स्ट लाइन में भी आपको कंपैरिजन दिखाई दे रही है, मतलब मेटाफर का यूज़ दिखाई दे रहा है। दैट परचेज इन द सोल, जो आत्मा में, परचेज का मतलब होता है बैठना, सेटल होना, जो हमारी आत्मा में सेटल हो गई है।
तो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है यहाँ पे, हॉप इज़ इक्वल टू अ बर्ड। अब है हमारे पास मिक्स्ड मेटाफर। अब मिक्स्ड मेटाफर में क्या होगा कि लाइन में आपको अलग अलग दो मेटाफर मिलेंगे। जैसे डेफिनेशन में है, टू और मोर अनरिलेटेड मेटाफर्स आर कंबाइंड क्रिएटिंग कन्फ्यूजन और फनी इफ़ेक्ट्स। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए और ह्यूमरस और फनी इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के लिए मिक्स्ड मेटाफर का भी यूज़ किया जाता है। और हमारे पास जो एग्जांपल है विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से है, जब हैमलेट बोलता है टू टेक आर्म अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिंग देम एंड देम। तो यहाँ पे जो आर्म्स है वो मिलिट्री से रिलेटेड है, और जो सी है वो एक अलग पार्ट, मतलब एक अलग पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मतलब मिलिट्री से रिलेटेड और सी से रिलेटेड दो अलग अलग मेटाफर हैं। तो हियर हैमलेट स्पीक्स ऑफ टेकिंग आर्म्स, अ मिलिट्री मेटाफर, अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल, ओशन मेटाफर। यहाँ पे दो मेटाफर इकट्ठे हैं, एक तो मिलिट्री मेटाफर है जहाँ पे हम आर्म्स वगैरह की बात कर रहे हैं, और दूसरा है हमारा सी, दैट इज़ ओशन मेटाफर। यहाँ पे है फाइटिंग अ सी विद वेपन मिक्सेस टू डिफरेंट इमेजेस मेकिंग इट अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड मेटाफर। यहाँ पे सी जो है सी ऑफ ट्रबल है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में है। और हैमलेट है वो अपने मतलब अपने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ और अपने पूरे रिजोल्यूशन के साथ वो उन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहता है। तो ये यहाँ पे दो मेटाफर्स का यूज़ हुआ है, एक तो ओशन मेटाफर है और एक मिलिट्री मेटाफर। और हमने प्रीवियस जो हमारे टाइप्स से उनमें एक एक ही हम देख रहे थे, ठीक है ना। एक्सटेंडेड में भी ये था कि एक्सटेंडेड में सेम मेटाफर चल रहा था, जैसे वो बर्ड का मेटाफर था तो वो अगली लाइन में पास ऑन हो रहा था। पर यहाँ पर जो मिक्स्ड है, यहाँ पर आपको अलग अलग मेटाफर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मिलिट्री का अलग है और ओशन का, दोनों को कंबाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है भाई, जो मिक्स्ड मेटाफर है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करना और अपने जो टेक्स्ट है उसमें फ़न क्रिएट करना, ये इसका पर्पस होता है। अब डेड मेटाफर वो होता है कि जिन मेटाफर का इतना लॉन्ग मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुका है और वो बिल्कुल लोगों के बीच में बिल्कुल एक कॉमन बन चुके हैं। अब देखो, अ डेड मेटाफर इज़ अ मेटाफर दैट हैज़ बीन यूज्ड सो ऑफन दैट पीपल नो लॉन्गर नोटिस इट एज अ मेटाफर। कि वो मेटाफर हमारे बीच में इतना यूज़ होता है कि हम उनको मतलब बिल्कुल कि इट गोज़ अननोटिस्ड, उसको हम नोटिस ही नहीं करते। जैसे कि द लेग ऑफ अ टेबल द हार्ट ऑफ द सिटी। अब जो टेबल की लेग तो नहीं होती, पर जो उसकी जो वो ये लेग जैसा पार्ट होता है, हम सीधा उसे क्या कह रहे हैं, लेग ऑफ द टेबल। ऐसे ही हार्ट ऑफ द सिटी, जो एक सिटी का जो सेंट्रल पार्ट है, जो उसका खास एरिया है, बीच का एरिया है, हम उसे हार्ट बोलते हैं, द हार्ट ऑफ द सिटी। तो हमारा ख़त्म हुआ सिमिली और मेटाफर। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिमिली पर्सोनिफिकेशन की, पैथेटिक फैलेसी की और एल्यूशन की। आपको हर चीज़ बिल्कुल तरीके से बड़े डीपली आपको समझ में आए, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, इसलिए मैंने इन सबको अलग अलग रखा है। हमारा जो मेन पर्पस है चीज़ों को समझना है, चाहे वो आपको किसी भी तरीके से पूछ ले एग्ज़ाम में, जितने भी आप आगे टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, चाहे और या आप कॉलेज लेवल पे, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कहीं भी आप अपीयर होते हैं, तो या ये चीज़ें तो आपको हैंडल करनी ही करनी है। तो इसलिए मेरा जो मेन पर्पज़ यही है कि एक बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल से या और इजी से इजी मेथड से मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूं, ताकि वो आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सपोर्ट कीजिए, हाँ, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि जो आपका फ़ीडबैक है वो मेरी अगली वीडियोज़ को और भी बेहतर बनाने में मेरी मदद करेगा। थैंक यू।